13 अप्रैल 1919। आज से ठीक 105 साल पहले भारत के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड की। वो हत्याकांड जिसे भुला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसी दिन हमारे हजारों देशवासियों को बिना किसी वजह मार दिया गया। उसी दिन हमारे हजारों देशवासियों पर बिना किसी वजह गोलियों की बौछार कर दी गई और उसी दिन ब्रिटिशर्स ने भारत की पूरी आत्मा को झंझोर कर रख दिया। आज हम उसी काले दिन का अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा सच जानेंगे। आज हम जानेंगे कि कर्फ्यू लगने की क्या वजह थी। आज हम जानेंगे कि क्या जनरल डायर के ऊपर कोई मुकदमा चलाया गया था। आज हम जानेंगे कि इस घटना के बाद किन किन स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस घटना के बाद क्या किया। तो आइए जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा सच। दिस इज आन्या बंसल। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है हमारे दो स्वतंत्रता सेनानियों से, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन। डॉक्टर सत्यपाल एक डॉक्टर थे और साथ ही वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सदस्य भी थे। उनका जन्म वजीराबाद में हुआ था और वह अमृतसर के स्थानीय नेता थे। और सैफुद्दीन एक वकील थे और साथ ही वह स्वतंत्रता सेनानी और एक नेता भी थे। पंजाब में 9 अप्रैल 1919 को भारतवासियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया गया और उस विरोध प्रदर्शन में एक अंग्रेजी मिशनरी पर हमला कर दिया गया और उसी के आरोप में 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन सहित काफी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और साथ ही मार्शल लॉ भी लगा दिया गया। क्या था ये मार्शल लॉ? इस कानून के तहत कोई भी घर से बाहर निकलकर भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता था। एक जगह 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अगर किसी जगह 4 लोग से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो सबको बिना किसी कार्रवाई, बिना किसी सुनवाई के अंग्रेजी सरकार अपनी मनमर्जी मुताबिक कितने भी सालों तक जेल में रख सकती थी। और 13 अप्रैल 1919 को इस कानून से बेखबर जनता भारी भीड़ इकट्ठा करती है जलियांवाला बाग में। यह भीड़ किसी विरोध प्रदर्शन के तहत इकट्ठा नहीं हुई थी। इस भीड़ में ऐसे कई लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे, पर फिर ये भीड़ इकट्ठा क्यों हुई थी? ये भीड़ सालाना बैसाखी के मेले में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुई थी। जलियांवाला बाग 3 तरफ से बंद है और आने और जाने का रास्ता एक ही तरफ से है। और जिस समय जलियांवाला बाग में यह भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस समय पंजाब के जनरल थे जनरल डायर और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर। जैसे ही जनरल डायर को यह पता चलता है कि जलियांवाला बाग में मार्शल लॉ तोड़ा गया है और वहां पे भारी भीड़ इकट्ठा हुई है, वैसे ही जनरल डायर 50 सैनिकों के समूह के साथ उस बाग पर हमला कर देते हैं और बेगुनाह और मासूम जनता पर 10 से 15 मिनट तक लगातार गोलीबारी चलाते हैं। इस
लगातार फायरिंग के बाद ये पता चलता है कि कम से कम बेगुनाह जनता पर 1600 से भी ज्यादा गोलियां चलाई गई है। आज भी उस बाग में गोलियों के निशान मिलते हैं। आज भी उस बाग में ब्रिटिशर्स की काली करतूतों के निशान मिलते हैं। आज भी उस बाग में हमारी बेगुनाह जनता के खून के निशान मिलते हैं। बाग के 3 तरफ से बंद होने के कारण और एक तरफ से सैनिकों के घिरने के कारण वहां की जनता के पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। वहां पे एक कुआं भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग यही सोचकर उस कुएं में कूद गए कि हो सकता है कुएं में कूदकर ही उनकी जान बच जाए किसी तरह से। 1200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए और 379 लोग उस हत्याकांड में बेरहमी से मारे गए बिना किसी वजह। और जब भारत के दूसरे राज्यों और ब्रिटेन में यह बात पहुंची, तब भारत की जनता के बीच खलबली मच गई। ब्रिटिशर्स जैसे कि H.H. एस्क्विथ और विंस्टन चर्चिल भी इस खबर से नाखुश थे। इस खबर के बाद महात्मा गांधी ने अपना कैसर-ए-हिंद पुरस्कार वापस लौटा दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपना नाइटहुड वापस लौटा दिया। और 14 अक्टूबर 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन। इस कमीशन का उद्देश्य था कि वह अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी तहकीकात करे। तहकीकात करने के बाद और नतीजा निकलने के बाद यह तय किया गया कि यह हत्याकांड पूरी तरह से गलत था और जनरल डायर को फौज से निकाल दिया गया। 1927 में जनरल डायर की एक बीमारी के चलते मौत हो गई, पर वहीं कुछ ब्रिटिशर्स जो कि उनके विरुद्ध थे, वहीं कुछ ब्रिटिशर्स ने उनका साथ भी दिया और उनकी सराहना भी की। इसके अलावा वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर उन पर गोली चला दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 10,000 लोग इस हत्याकांड में बच गए थे, जिनमें से एक थे केसर सिंह। जब ये हत्याकांड हुआ था तो केसर सिंह मात्र 11 वर्ष के एक बालक थे। इस हत्याकांड के बाद वह स्वतंत्रता सेनानी बने और उन्होंने भी भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में एक अहम किरदार निभाया। इसके अलावा सिंघारा सिंह इस हत्याकांड से पीड़ित आखिरी व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु 29 जून 2009 को 113 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह बहुत दुखद खबर थी पूरे भारत के लिए, पर कहते हैं ना कि वक्त वक्त की बात है। जिन ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इतना जुल्म किया, जो ब्रिटिशर्स हमारे सोने की चिड़िया को उड़ा करके ले गए, आज उसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है जो कि एक भारतीय है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा सच क्या था। आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।